नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो कोई भी बिहार का एग्ज़ाम दीजिए, एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है उसे आप बना के टेस्ट कीजिएगा। सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। जितना इसका हम तारीफ़ करें उतना कम है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ये पहला पॉइंट है और इसमें है कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपियों का आगमन प्रारंभ हुआ। अगर ईस्वी में बोलिएगा तो सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में बिहार में यूरोपियों का आगमन प्रारंभ होता है और बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल के हुगली में था। बंगाल के हुगली में था। वहाँ से नाव द्वारा अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे बिहार, और वापसी में सूती एवं अन्य वस्त्र लेकर जाते थे। तो इतना याद रखिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं। इनका व्यापारिक केंद्र बंगाल के हुगली था और ये नाव के माध्यम से बिहार आते थे। अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेके आते थे और जब वापसी जाते थे तो सूती वस्त्र एवं अन्य वस्त्र लेकर जाते थे। तो इतना आपको समझ में आ गया है। उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, तो बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री डचों ने 1632 में स्थापित की। इसे वीवीआई कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बिहार में पुर्तगाली आता है, लेकिन जो कंपनी की स्थापना करता है डच, ये कब करता है, 1632 में। और ये कंपनी वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से में स्थापित की गई थी। डच लोग मुख्यतः सूती वस्त्र एवं सोरा का व्यापार करते थे। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि डच लोग किसका व्यापार करते थे, तो बोलिएगा सूती वस्त्र एवं सोरा का व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना के आलमगंज में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में बंद हो गई। ये आपकी जो फैक्ट्री है सफल नहीं हुआ, ये फैक्ट्री असफल हो गया। तो 1620 में स्थापित किया और 1621 में बंद हो गया। बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेज़ों को वास्तविक सफलता 1651 में मिलता है। ये वीवीआई पॉइंट है। पहली बार तो अंग्रेज 1620 में स्थापित किया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ क्योंकि 1621 में बंद हो गया। जबकि जो सफल व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1651 में किया गया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में काम कर रहा है, कार्यरत है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, जो डेनिश कंपनी है ये पटना सिटी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है 1774 में। तो इसमें याद रखिएगा कि बिहार में आने वाला पहला यूरोपीय कौन है, तो पुर्तगाली हो जाएगा। और कौन सी यूरोपीय बिहार में पहली बार फैक्ट्री स्थापित करता है, तो डच हो जाएगा और 1632 पटना में करता है। याद रखिएगा, आपके आने वाला तो पुर्तगाली है लेकिन कंपनी स्थापित करने वाला डच है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1774 को होता है और ये दो गुट में होता है। एक गुट में है मीर कासिम, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजा उदौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह। ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच होती है और इसमें जो संयुक्त सेना है बक्सर की लड़ाई में हार जाती है। और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। वीवीआई कर लीजिएगा, मीर कासिम था।
युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इम्पोर्टेंट है। युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो बोला गया कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधि होती है। यह पहला संधि का बात किया जा रहा है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। और बदले में जो आपके अंग्रेज हैं वो नवाब नहीं, आपके जो मुग़ल बादशाह हैं उन्हें 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में देंगे। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश विरोधी आंदोलन और बिहार। तो पहला है वहाबी आंदोलन। इस आंदोलन का काल है 1820 से 1870। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अब्दुल अल बहाव इसके प्रवर्तक हैं। जबकि भारत में इसको सैयद अली बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया। याद रखिएगा, पूछेगा कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने प्रदान किया? तो सैयद अली बरेलवी ने। सैयद अली बरेलवी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। यह एक अतिवादी इस्लामिक सुधारक और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके वहाबी आंदोलन है एक अतिवादी इस्लामिक सुधार और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। VVI है, बोलेगा जब वहाबी आंदोलन हो रहा था उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो बोलेगा विलियम टेलर। हो गया। चलिए अगला पॉइंट है फराजी आंदोलन। इसका काल 1818 ईस्वी है, 19वीं शताब्दी है। बंगाल का फराजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। ये सवाल पूछ सकता है कि जो बंगाल का फराजी आंदोलन है किससे प्रेरित था? तो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। फराजी आंदोलन को हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में प्रारंभ किया। 1828 से 1868 तक पटना इसका मुख्य केंद्र रहा। ये भी VVI पॉइंट है। जो फराजी आंदोलन है इसका पटना मुख्य केंद्र रहता है 1828 से 1868 तक। नेक्स्ट है नोनिया विद्रोह। नोनिया जो चौहान है उससे बोला जाता है नोनिया। तो नोनिया विद्रोह इस आंदोलन का काल 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य था। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। VVI पॉइंट है। तो जो आपके नोनिया लोग हैं ये क्या उत्पादन करते थे? तो सोरा का उत्पादन करते थे जिससे बम बनाया जाता था। तो बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, नोनिया विद्रोह। इसका विद्रोह क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया। कारण था सोरा उत्पादन में लगे नोनिया लोगों का शोषण हो रहा था, इस कारण से नोनिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। इस आंदोलन का काल 1789 से 1794 है। यह छोटा नागपुर की उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट है कि इसके परिणाम स्वरूप सरकार को 1809 में जमींदारी पुलिस बल की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तमाड़ विद्रोह है ये कब से कब तक चला? तो 1789 से 1794 तक, और छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है और उराव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा। आगे है बिहार में जनजातीय विद्रोह। ये VVI पॉइंट है, यहाँ से लिख के रख लीजिए। कम से कम 2 सवाल तो पूछा ही जाएगा। पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। ये कब होता है? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है और इसके नेता हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। याद रखिएगा, नेता के बारे में खूब पूछा जाता है कि विद्रोह कब हुआ, इसके नेता कौन कौन थे।
सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। विद्रोह का क्षेत्र था रांची, सिंहभूम, गुमला, खूंटी, तमार ये आदि क्षेत्र है। ये पहले बिहार का भाग था, लेकिन आपको याद है 15 नवंबर आगे बोलिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया झारखंड। ठीक है। आगे संथाल विद्रोह का कारण क्या है? तो कारण है बाहरी लोगों, जिसे ये दीकू बोलते थे, तो बाहरी लोगों, दीकुओं, स्थानीय जमींदार, व्यापारी, ठेकेदार, पुलिस प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा था। इस कारण से संथाल विद्रोह होता है। आगे बोला गया है कि यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इससे पहले भी विद्रोह हुआ था, लेकिन जितने बड़े स्तर पर संथाल विद्रोह हुआ था, उतने बड़े स्तर पर बाकी विद्रोह नहीं हो पाया था, उसे दबा दिया गया था। 1855 में विद्रोह के दबाने आए अंग्रेज कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी थी। ये भी सवाल है, कब किया था? 1855 में मेजर बारो की। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो विद्रोह का दमन कौन किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में जो सेना आई थी, उसने संथाल विद्रोह को दबा दिया था। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। भी कीजिएगा मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। विद्रोह का नेता है बिरसा मुंडा और इनका अन्य नाम है धरती, ये बाबा लिख दिया है, धरती आबा कर लीजिएगा, धरती आबा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है। जैसे कि आपका घर में नाम रिंकी है और कोचिंग का नाम पिंकी है ना, सेम बात। आगे है कि विद्रोह का क्षेत्र ये किस किस क्षेत्र में होता है? तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र में मुंडा विद्रोह होता है। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में यह विद्रोह होता है। विद्रोह का कारण था खुटकट्टी प्रथा, ऊंची लगान दर वसूलने के तौर तरीके, मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी कर लीजिएगा। बोलेगा कि मुंडा विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि जो बिरसा मुंडा जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 और आपको याद है 15 नवंबर 2000 है ना, झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000। तो इनका जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था, रांची जिले में। रांची जिले के गांव का नाम है उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे हैं। भी आनंद पांडे। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900। आप बीपीएससी दे रहे हैं, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1900। 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इन्हें पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को और इनकी मृत्यु कब होता है? 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। ये 1913-14 में होता है। इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले से उराव जनजातियों द्वारा किया गया था। जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे। भी कर लीजिएगा। बोलेगा जो ताना भगत आंदोलन है, इसके नेता कौन थे, प्रमुख नेता? तो जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे। जतरा भगत का जो जन्म है गुमला जिले के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत के पिता कोहरा भगत एवं माता लिबरी भगत थी। तो आपको सिंपल इसमें याद रखना है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ और इसके नेता कौन थे, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। भी कर लीजिए 1856 में। यह जो विद्रोह है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। और विद्रोह का कारण क्या था? कैदियों को मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया गया था। पहले उन्हें आपके धातु का लोटा मिलता था, मान लीजिए स्टील का, और उन्हें अब बोला गया कि आपको जो है मिट्टी का लोटा मिलेगा। इस कारण से लोटा विद्रोह होता है मुजफ्फरपुर में कि हमें क्या चाहिए, हमें धातु का ही लोटा चाहिए, हमें स्टील का ही लोटा चाहिए, हमें मिट्टी का लोटा नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह। ये 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। पलामू में, कहाँ हुआ था? पलामू में। और इसके नेता हैं सरदार भूषण सिंह। सरदार भूषण सिंह। ये सारे पॉइंट 9th क्लास में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। 1831-32 में होता है कोल विद्रोह, और छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में होता है। विद्रोह का कारण है भूमि संबंधी असंतोष, और विद्रोह का नेता है बुद्धो भगत। VVI कर लीजिए, बुद्धो भगत। बोलेगा कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831-32 में हुआ, और नेता याद रखिएगा बुद्धो भगत, बुद्धो भगत। उसके बाद है हो विद्रोह। 1820-21 में होता है। छोटा नागपुर के हो जनजातियों द्वारा हो विद्रोह किया जाता है। और सिंहभूम क्षेत्र में, VVI है, किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में। किसके विरुद्ध? तो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध, क्योंकि जो जगन्नाथ है अंग्रेजों का संरक्षण पाके जनजातियों का शोषण कर रहे थे, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तिलका मांझी विद्रोह। 1778 से 1885 तक चलता है तिलका मांझी विद्रोह। ये क्षेत्र आपके भागलपुर में होता है, और इस विद्रोह का नेता है तिलका मांझी। बाद में इन्हें पकड़कर भागलपुर के चौक पर सरेआम फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद तिलका मांझी विद्रोह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। 1832-33 में होता है भूमिज विद्रोह। इसका क्षेत्र है वीरभूम और सिंहभूम। विद्रोह का नेता है गंगा नारायण। गंगा नारायण, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 तक चलता है, और विद्रोह क्षेत्र है छोटा नागपुर, सिंहभूम। किसके द्वारा? तो मुंडा जनजातियों के द्वारा। मुंडा जनजातियों के द्वारा। तो इसमें जितना भी विद्रोह बताया गया है, सारा का सारा विद्रोह इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति और बिहार। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से, कहां से होता है? तो 12 जून 1857 को देवघर, जो आज झारखंड में है, तो पहले बिहार में था, तो देवघर जिले के रोहनी गांव से 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में मेजर नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डा ग्रांट मारे गए। डा ग्रांट मारे गए थे। कौन कौन मारे गए थे? नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। किसके द्वारा दबाया गया? मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया था। आगे है, ये आपके 12 जून याद रखिएगा। उसके बाद है जुलाई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। ये VVI सवाल है, कई बार BPSC पूछ चुका है। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट डॉक्टर R लॉयल मारा गया था। ये किसका व्यापारी था? तो अफीम का व्यापारी था डॉक्टर R लॉयल, ये भी मारा गया। परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। कहाँ पर? पटना में। और पीर अली सहित 16 व्यक्तियों को 7 जुलाई को फांसी दे दी गई। सोचिए, बहुत ही कम समय में, है ना। आगे है कि 3 को शुरू होता है और 7 को फांसी दे दिया, सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व आरा, जगदीशपुर, भोजपुर जिला, तो आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा में किया। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार में मुख्य रूप से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा में किया था, तथा अंग्रेज कैप्टन
डानवर को युद्ध में पराजित किया। किससे पराजित किया था? तो जो अंग्रेज कैप्टन है डानवर को पराजित कर दिए थे बाबू कुंवर सिंह। आरा पर अधिकार कर लिया एवं स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर देते हैं बाबू कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में भोजपुर जगदीशपुर में हुआ था। आज भोजपुर जिला है, पहले इसे शाहाबाद जिला बोला जाता था। इनके माता का नाम पंचरतन कुंवर है और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। उनके छोटे भाई का नाम अमर सिंह। इनके बारे में आप बार बार पढ़ते हैं अमर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह दिसंबर 1857 में नाना साहब एवं तात्या तोपे के साथ मिलकर रीवा, ये मध्य प्रदेश में, रीवा में अंग्रेजों को पराजित किया। कुंवर सिंह पुनः 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रवेश करते हैं। कब करते हैं? 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। जगदीशपुर लौटते समय 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से पराजय का सामना करना पड़ा। तो किससे पराजित हो जाते हैं? कैप्टन ले ग्रांट से आपके पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, ये VVI सवाल है। बोलेगा कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को ये आपके कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश सेना है उससे हार जाते हैं और इनके हाथ में गोली भी लग जाता है। ठीक है, बाद में एक हाथ को काट के ये गंगा में फेंक देते हैं और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अधिकार कर अपने भाई हरिकिशन सिंह के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन किया। इम्पोर्टेंट बात है। 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल में पेचिश के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई। तो कब हो गया? 1860 में इनका भाई जो है अमर सिंह, इनकी भी मृत्यु हो गया कुंवर सिंह के भाई का। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने आंदोलन के दौरान कहा था, मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये सवाल पूछ सकता है, किसका स्टेटमेंट है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है? तो कुंवर सिंह का ये स्टेटमेंट है। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। किसने किया? मोहम्मद हुसैन खां छपरा में। गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश विलियम टेलर और विसेंट आयर था। इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा। इसे VVI कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा ही जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इसका केंद्र कौन कौन रहता है 1857 का? आरा, दानापुर, पटना, गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र रहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन, एक होता है बांकीपुर में, दूसरा गया, तीसरा रामगढ़ में। रामगढ़ आज झारखंड में चला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना में राय बहादुर आर मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। यह सवाल पूछता है कि जो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरुल हक थे तथा महामंत्री सच्चिदानंद सिंह थे। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिए थे। ये VVI पॉइंट है। बोलेगा कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। उसमें
पहली बार जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे? 1912 में। 1912 में। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में होता है। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होता है। किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 32 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1940 में होता है, रामगढ़ झारखंड में। कहाँ होता है? उस समय बिहार में था, अब के झारखंड में रामगढ़ में होता है। और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। ये कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था। याद रखिएगा। पहला कब हुआ था? बोलिए। 1912 में। दूसरा 1912 में, सॉरी, पहला 1912, दूसरा 1922 और तीसरा 1940 में। आपको याद हो गया। पहला 1912, 1922, 1940। पहला पटना, दूसरा गया और तीसरा रामगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होम रूल लीग तथा बिहार। होम रूल लीग तथा बिहार के बारे में समझिएगा। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो कब होता है? 16 दिसंबर 1916 को, जिसके अध्यक्ष मजरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन और मंत्री चंद्रवंशी सहाय थे। VVI कर लीजिएगा, चंद्रवंशी सहाय थे। तो जो आपके होम रूल लीग बिहार में स्थापित किया गया, उसके पहले अध्यक्ष थे मजरुल हक। कौन थे? मजरुल हक। और इसकी जो बिहार में स्थापना है 16 दिसंबर 1916 को होता है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की। VVI है। मुजफ्फरपुर में किसने किया? तो जनकधारी प्रसाद ने किया है। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के कार्यकलापों के सिलसिले में 2 बार पटना का दौरा किया। ये भी पूछ सकता है कि जो एनी बेसेंट हैं, ये होम रूल के कार्यकलापों के सिलसिले में कितने बार पटना का दौरा करते हैं? ये 2 बार पटना की दौरा करते हैं। 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को। वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? VVI है, स्वराज प्राप्त करना। बोलेगा कि जो होम रूल लीग आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वराज प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। बोलेगा आपसे कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में होता है। इसमें किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। याद रखिएगा, 20 में से 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था किसानों को। नेक्स्ट है कि दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन का शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे हम कैसे याद रखते हैं? तो जो आपके नील के किसान हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो जो आपके दीनबंधु मित्र हैं, ये दीन को जाते हैं जो नील के किसान की स्थिति है देखने के लिए। तो याद हो गया आपको, दीन के जाते हैं, इसका मतलब दीनबंधु मित्र क्या देखने जाते हैं? तो आपके जो नील के किसान हैं, उनकी स्थिति को देखने के लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, एक नाटक लिखते हैं, इसे बोला गया नील दर्पण बोला गया। और इसमें जो नील उत्पादक किसान है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ल चंपारण जिले के मुरली वराहवा गांव के निवासी थे। तो इसमें याद करने की बात क्या है? तो लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 30 दिसंबर 1916
और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और पश्चिम चंपारण की समस्या को बताते हैं और उन्हें चंपारण में आने का निमंत्रण देते हैं। और जो राजकुमार शुक्ल हैं ये चंपारण के मुरली भरावा गांव के हैं। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल को पटना आए। कब आते हैं? 10 अप्रैल को। और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान वत्तक मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। ये सवाल आपके BPSC एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है ना? एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई? तो वत्तक मियाँ नामक एक रसोइया ने बचाई थी। ये खाना बनाने वाले एक आपके कुक थे। ठीक है। उसके बाद है कि जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण इत्यादि व्यक्ति थे। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर मोतिहारी पूर्वी चंपारण में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन थे? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान तीनकठिया पद्धति समाप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जीत होता है और जो तीनकठिया पद्धति है, प्रणाली है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के साथ ही बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। 1919-20 में मधुबनी जिले में दरभंगा महाराज के विरुद्ध दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। ये सवाल पूछता है कि मधुबनी जिले में दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। ये जो आपके आंदोलन था दरभंगा महाराज के विरोध में था। बिहार में सर्वप्रथम 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह इसके सचिव थे। याद रखिएगा। ये सवाल पूछेगा कि बिहार में सर्वप्रथम 1922-23 में मुंगेर में किसके अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुआ? तो बोलिएगा शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, और इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि सचिव सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह थे। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना जिले के बिहटा के पास औपचारिक किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 1889 में हुआ था। आपके जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इनका जन्म 1889 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1929 में स्वामी सहजानंद ने सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। VBA कर लीजिएगा। बोलेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1929 में। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कहाँ हुआ? तो सोनपुर मेले में। इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में। कब होता है? 1934 में। पहला कब होता है? तो पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो बैठक है ये आपके 1929 में होता है। किसकी अध्यक्षता में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। जबकि दूसरा बैठक जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में होता है। और कहाँ होता है? तो आपके गया में होता है। कहाँ होता है? गया में होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन स्वामी सहजानंद
सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है। ये 3 को याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का ये 3 सभा से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 11 अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ सत्र में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है, तो 11 अप्रैल 1936 को होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो लखनऊ में होता है। इसके सचिव होते हैं एन जी रंगा, सचिव होते हैं एन जी रंगा, जबकि अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप 20 स्टार लगाइएगा। बिहार में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये VVI है, जो हुंकार पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान क्या करे ये पुस्तक है, इसके भी लेखक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी आपके कई बार सवाल पूछा जा चुका है। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बिहार के बड़किया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव MG रंगा थे। VVI पॉइंट है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का बिहार आगमन। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ और इसका गठन 1927 में हुआ था। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। ये पूछ सकता है कि क्यों आया था, तो बोलिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करने के लिए आया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। VVI पॉइंट है। ये पटना कब आता है, तो 12 दिसंबर 1928 को पटना आता है। बिहार के नौजवानों ने अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया। 19 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गया। कब कर गया, तो 19 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने एवं मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। जो भारत के मुसलमान हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो आपके तुर्की के सुल्तान हैं उसका अपमान किया गया था अंग्रेज के द्वारा, ठीक है। और ये 1919 से 1923 तक चलता है खिलाफत आंदोलन। बोला गया कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया था। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई और इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए थे। ये कब आए थे, तो आपके अप्रैल 1919 में पटना आते हैं। गांधी जी के अध्यक्षता में 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। ये VVI का सवाल कर लीजिएगा, बोलेगा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में कब होता है, तो 24 नवंबर 1919 को होता है। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नरुल हसन बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नरुल हसन बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन और बिहार। 1920 में शुरू होता है। तो बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर संवैधानिक सुधारों को करने के लिए दबाव बनाना। बोलेगा कि जो असहयोग आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर संवैधानिक सुधारों को करने के लिए दबाव बनाना। नेक्स्ट है कि मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी बिहार में इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं। याद रखिएगा कौन कौन जुड़े हुए हैं, मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, है ना। राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। ये भी सवाल पूछता है कि जो राहुल सांकृत्यायन, याद रखिएगा ये किसान नेता है, लेकिन ये छपरा में क्या है, सक्रिय हैं असहयोग आंदोलन के दौरान।
इस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत पेशा छोड़ दिया। उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय ही जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी, जब परीक्षा में 20 दिन बाकी था। इसे बीबीआई कर लीजिएगा, ये सवाल कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बनते हैं। ये बीबीआई सवाल है कि 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और इसके कुलाधिपति मजरुल हक बन गए, और जबकि कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। इस आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा पटना में खेरू मियाँ द्वारा दान किए गए ज़मीन पर 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकता है कि 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजरुल हक के द्वारा किया गया था, और उस ज़मीन को दिया गया था खेरू मियाँ के द्वारा दिया गया था। दी मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम से 30 सितंबर 1921 को किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो दी मदरलैंड आपकी पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? तो मजरुल हक हैं, और इसका जो प्रकाशन है ये आपके शुरू होता है 30 सितंबर 1921 को, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित 12 फरवरी 1922 को किया गया था। आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव बिहार के मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिला में रहा। पटना इसका मुख्य केंद्र था। बीबीआई पॉइंट है। जो असहयोग आंदोलन है इसका मुख्य केंद्र पटना है। आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह ने भागलपुर में, मोहम्मद जुबैर मुंगेर में, मोहम्मद शफी ने मुजफ्फरपुर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सवाल पूछता है कि भागलपुर में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई असहयोग आंदोलन के दौरान? तो दीप नारायण सिंह ने, जबकि मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। बीबीआई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया है। पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी और बिहार। फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। ये सवाल पूछेगा कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो बोलिएगा श्री कृष्ण सिंह ने किया फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं श्री नारायण प्रसाद एवं अब्दुल बारी बनते हैं, अब्दुल बारी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। ये बीबीआई पॉइंट है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। दीप नारायण सिंह को बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रांतीय निर्देशक नियुक्त किया गया। ये बीबीआई पॉइंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रांतीय निर्देशक किसे नियुक्त किया गया बिहार का? तो दीप नारायण सिंह को। नेक्स्ट है कि इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। ये बीबीआई है। बोलेगा कि किस जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया? तो छपरा जेल के कैदियों ने। किस आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्यों किया? तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में
पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि शामिल थे, उनका नाम है गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी थे, इम्पोर्टेंट है। पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में 2 महिला श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी का विशेष योगदान था। सर्वप्रथम बिहार के बेतिया, पश्चिम चंपारण, तो सर्वप्रथम बिहार के बेतिया में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। इसके प्रणेता अनुराग सिंह थे। अनुराग सिंह थे। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंद करने का निर्णय किस आंदोलन के दौरान लिया गया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लिया गया था। 30 जुलाई 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 30 जुलाई 1930 को। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना अधिकारी मनोनीत किया। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को होता है। इसे VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। तो आपसे सवाल पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1931 में किया गया था। कभी कभार ऑप्शन में केवल एक ही देगा और कभी कभी ऑप्शन में तीनों दे देता है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में हुई थी, जो इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये भी सवाल पूछ चुका है, ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में समझिए। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे, VVI पॉइंट है। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन्हें पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को शिलांग में सत्याग्रह किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन पहला और दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। इसमें है कि क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। इस सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग। नेक्स्ट है 1942 में बलदेव सहाय ने सरकारी नीति नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो किसने दिया था महाधिवक्ता पद से इस्तीफा? बलदेव सहाय 1942 में। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव 16 अगस्त 1942 को शहीद हो गए थे। गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। इसी तरह के प्रयास में कटिहार थाने में ध्रुव कुमार तथा डुमरांव में कपिल मुनि की हत्या कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था, VVI पॉइंट है। और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में किया गया था। ये सवाल
बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है पटना सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड की घटना 11 अगस्त 1942 को पटना में हुई थी। इस घटना में पटना के तत्कालिक जिला न्यायाधीश पटना सचिवालय गोलीकांड ये क्या है? तो सचिवालय गोलीकांड की घटना ये कब होता है? 11 अगस्त 1942 को पटना में हुई थी। इस घटना में पटना के तत्कालिक जिलाधीश WJ आर्चर के निर्देश पर 7 छात्रों पर गोलीबारी की गई, जिसमें ये सभी शहीद हो गए थे। इन 7 छात्रों में जो आपके 7 छात्र हैं उनमें पहला है उमाकांत सिन्हा, ये नरेंद्रपुर गांव के इस सारण के रहने वाले हैं। दूसरा है रामानंद सिंह, शहादत नगर पटना के हैं। सतीश प्रसाद झा, खड़हरा भागलपुर के हैं। राजेंद्र प्रसाद बनवारी चक सारण के हैं। राम गोविंद सिंह दशरथा ये पटना के हैं। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर के हैं। जबकि जगतपति कुमार खराटी औरंगाबाद के रहने वाले थे। ये 7 हमारे नौजवान जान की नौछावर कर दिए थे, जान चली गई थी इनकी हमारे देश की आज़ादी कराने में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद इस घटना के स्मृति में घटना स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने तथा औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया 1956 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की बघी पर बम फेंका, परंतु गलती से यह बम वकील प्रिंगले कैनेडी की बघी पर गिर गया, जिसमें कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। मारना चाहते थे किसी और को और गलती से बम कहीं और गिर गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये मारना चाहते थे किंग्सफोर्ड को और गलती से प्रिंगले जो कैनेडी हैं उनकी पत्नी और बेटी मारी जाती हैं। और जो आपकी मुजफ्फरपुर जो बम कांड है इसमें शामिल व्यक्ति थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, और ये घटना 30 अप्रैल 1908 की है। इस घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। किसने? प्रफुल्ल चाकी ने। तथा खुदीराम बोस को पूसा में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। खुदीराम बोस के वकील कालिदास वसु थे, ये भी सवाल पूछा जाता है, और इन्हें मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार आंदोलन में महिलाओं का योगदान, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का सक्रिय योगदान रहा है। 1919 के खिलाफत आंदोलन से 1942 तक के भारत छोड़ो आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता अमीना बानो बेगम ने पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुंगेर की यात्रा कर आंदोलन का प्रचार करने और चंदा इकट्ठा करने का आपके काम किया था। याद रखिएगा, अमीना बानो बेगम के द्वारा किया गया था, जो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली की माता जी हैं। 1921 में श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर होने वाले बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1921 में देशबंधु कोष के लिए गांधी जी के साथ जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी ने बिहार का भ्रमण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पटना में श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। गया की श्रीमती चंद्रावती देवी को चौकीदारी कर का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट है। किसे? तो गया की श्रीमती चंद्रावती देवी को चौकीदारी कर का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, जो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी है, श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है, बिहार के प्रारंभिक प्रमुख क्रांतिकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुर दास थे। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के। 1906 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। ये सवाल बीपीएससी पूछ चुका है। और एक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया। ये कब किया? 1906 में किया। और इससे पहले आप जो द मदरलैंड पढ़े थे वो 1921 में पढ़े थे। सदाकत आश्रम से प्रकाशित किया गया था। मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। बीबीआई पॉइंट है 1913 में। 1927 में स्थापित पटना युवक संघ ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। ज्ञान साहा को महामंत्री बनाया गया था। और लास्ट पॉइंट है, 15 जून 1931 को बिहार के क्रांतिकारियों द्वारा हाजीपुर मेल ट्रेन का खजाना लूटने का असफल प्रयास किया गया था। तो आधुनिक बिहार का जितना भी पॉइंट था सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते हैं तो सारा पॉइंट आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा और एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से नहीं छूटेगा। जो भी बीपीएससी हो, एसएससी हो, आपके टीचर का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है सारे सवाल के लिए ये वीडियो सफिशेंट है। इसे देख लीजिए और आराम से जाइए एग्ज़ाम दे के आइए। और लास्ट में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।